जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बिहार सुपर टीटी के कुछ प्रश्नों को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। आइए इन प्रश्नों की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न श्रृंखलाएँ कैसी हैं और आपके पेपर में ऐसे ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे। सुपर 20 प्रश्न हैं। आइए पहले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, शिक्षा की मॉन्टेसी प्रणाली को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मरिया मॉन्टेसरी के द्वारा, फ्रेड के द्वारा, वाइगोस्की के द्वारा या जॉन डोबी के द्वारा? मॉन्टेसी प्रणाली जो दी गई थी, आप जानते हैं मरिया मॉन्टेसी के द्वारा दी गई थी। आइए अगला ही बात करते हैं वाटसन ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया? क्या चूहे पर, क्या बिल्ली पर, क्या अपने पुत्र पर या स्वयं पर? तो आप जानते हो थानडाइक की बिल्ली थी। बिल्ली किसकी थी? थानडाइक की थी। चूहा किसका था? तो इनका नहीं था। तो इन्होंने जो अपने पुत्रों पर क्या किया था, वाटसन ने अपने पुत्रों पर क्या किया था? शास्त्रीय अनुबंधन की बात कही थी। आइए प्लस बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बात करते हैं 83 की। कोहल वर्ग के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व क्या है? क्या यह सूझबूझ के द्वारा सीखने पर बल देता है? यह पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित है? इसमें ऋणात्मक प्रवृत्ति जन्म होती है या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हो कोहल वर्ग सिर्फ जो सूझबूझ कर शिक्षण करने पर बल देता है, कोहल वर्ग का सिद्धांत। अगला आता है प्रश्न, किंडरगार्टन प्रणाली में किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, किंडरगार्टन प्रणाली में किस प्रकार का शिक्षण दिया जाता है? क्या खुले वातावरण में दिया जाता है, या बंद कमरे में दिया जाता है, या स्कूल के कक्षा में दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं में दिया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हो इनका सुसज्जित वातावरण खुले वातावरण में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? खुले वातावरण में इनका दिया जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, और ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे गए प्रश्न हैं। क्वेश्चन कह रहा है, प्रौढ़ शिक्षा को सामाजिक शिक्षा के रूप में कब लाया गया? क्या 1949 में, या 1945 में, या 1942 में, या 1948 में, या 1950 में? तो प्रौढ़ शिक्षा को समाज के रूप में लाया गया था 1949 में। कब लाया गया था? 1949 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बेसिक शिक्षा योजना को किस नाम से जाना जाता है? क्या कर्मदान योजना, क्या सुदर्शन योजना, क्या अनावृत्ति योजना, या वर्धा योजना? तो आप सभी लोग जानते हैं बेसिक शिक्षा योजना को वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? क्या 1947 में, या 1950 में, या 1952 में, या 1956 में? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन जब किया गया तो आप सभी लोग जानते हो भारत आज़ाद हो गया था, और ये किया गया कब? 1952 ईस्वी में। प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी प्रश्नों को ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में डिस्कस करना। मनोवैज्ञानिक ली के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन विद्यालय कक्ष और स्वयं छात्र द्वारा निर्धारित किया गया शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में छात्र को जांच करता है। अच्छा आप बताइए, क्या पारिवारिक आर्थिक जांच करेगा शिक्षा में? नहीं। छात्रों की व्यक्तिगत रुचि? नहीं। यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप जानते हो प्रगति की जांच कराएगा। किसमें? मनोवैज्ञानिक ली के अनुसार इसमें प्रगति की जांच होगी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक ने, ठीक है। इसमें किसके द्वारा होगी?
प्रगति की जांच की जाएगी, कितना प्रगति हुई बच्चों में। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भाषा के विकासवादी सिद्धांत के अनुसार बालक का भाषा विकास होता है क्या क्रमित होता है या मंद होता है या अति तीव्र गति से होता है? तो आप एक चीज़ जान लीजिए, बहुत तीव्र गति से भाषा कभी नहीं सीखी जा सकती, गलत हो गया। देखिए, क्रमित सो सीखेगा, पहले बच्चा छोटा बड़ा सीखेगा, फिर काम में माँ लगाइए कम हो जाएगा, ऐसी चीज़ें पढ़ना शुरू करेगा तो क्रमित सीखेगा। और एक ही तार में नहीं सीख सकता, तो वो किससे सीखेगा? मंद गति से भी सीखेगा, अर्थात ऑब्वियसली विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो सकता? क्रमित सीखेगा और मंद गति से भी सीखेगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 90 की बात हो रही है, 90 की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। इग्नू का उद्देश्य क्या है? बेरोजगारी पैदा करना, बिल्कुल गलत है। आधिकारिक लोगों को शिक्षित करना, बिल्कुल गलत बात नहीं है, ये सही हो सकता है। और रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, ये भी गलत कदम है। इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं युगनी जो है आधिकारिक रूप से अधिकाधिक लोगों को शिक्षित करना चाहती है, सॉरी आधिकारिक नहीं, अधिक लोगों को शिक्षित करना चाहती है। इग्नू का उद्देश्य एक यूनिवर्सिटी है जिसका सिर्फ एक उद्देश्य है, जो अधिक से अधिक लोग हैं जो पढ़ने लिखने से वंचित हो जाते हैं, उनको सिर्फ पढ़ना लिखना वंचित कराना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत बालकों के बीच किसकी तुलना की जाती है? अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत बालकों के बीच किसकी तुलना की जाती है? क्या शारीरिक, क्या अभिक्षमता की, या संवेगात्मक अस्थिरता की, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, अभिक्षमता की परीक्षण की जाती है, एकदम साफ साफ क्लियर हो रहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता ज्ञात करने की विधि है। क्या डाल्टन विधि? बिल्कुल सही है। डेक्लोरी विधि? बिल्कुल सही है। या ए बे दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हो डाल्टन विधि द्वारा या डेक्लोरी विधि द्वारा, दोनों के द्वारा हम क्या करते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता को ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आइए अगला 93 प्रश्न की बात करते हैं। बालक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर उसके किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? क्या जीन पियाजे का, क्या क्रो का, या सिगमंड फ्रायड का, या वाइगोस्की का? तो देखिए, अगर क्रो की बात करेगा, यानी जन्म से पूर्व लेकर के किशोरा अवस्था तक की बात करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? क्रो की परिभाषा हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? क्रो की परिभाषा है। ऑब्वियसली आपको प्रश्नों की श्रृंखला समझ में आ रही है या नहीं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, अनुदेश के विषय में सत्य नहीं है। अनुदेश के विषय में सत्य नहीं है। यह पाठ्यक्रम केंद्रित होता है। अनुदेश, ये भी गलत है, यही सही है। कह रहा है, यह निरंतर चलती है, ये भी सही है। कह रहा है, यह पाठ्यक्रमीय ज्ञान प्रदान करने तक की परिमिति है, ये भी सही है। कह रहा है, इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम समाप्त करवाने से होता है, ये बिल्कुल गलत है। यही आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम एग्जैक्ट सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्नों की श्रृंखला समझ में आ रही होगी। अगले प्रश्न की बात करें, शिक्षण प्रक्रियाओं में विद्यार्थियों को किस चर के रूप में माना जाता है? क्या आश्रित चर के रूप में, या स्वतंत्र चर के रूप में, या मध्य चर के रूप में, या इन दोनों, ए और बी दोनों में से? तो आप जानते हो शिक्षण में जो विद्यार्थी होता है वो एक प्रकार का कौन सा चर होता है? एक प्रकार का वो होता है आश्रित चर होता है। कैसा होता है? आश्रित चर। वो गुरु के ऊपर आश्रित रहता है और गुरु जो पढ़ाते हैं और पाठ्यक्रम जो पढ़ाता है उसी को आराम से पढ़ता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 96 है, बोल रहा है,
शिक्षण अधिगम किस प्रकार की क्रिया है? शिक्षण अधिगम किस प्रकार की क्रिया है? क्या सीखने की क्रिया है? क्या चिंतन की क्रिया है? क्या कौशल युक्त क्रिया है? या इनमें से? शिक्षण अधिगम पढ़ाने की प्रक्रिया को सीखना कैसी प्रक्रिया है? तो आप जानते हो शिक्षण एक प्रकार की कौशलात्मक प्रक्रिया है, कौशल युक्त प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक अपना कौशल दिखाकर बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर कर अच्छे से अच्छे नॉलेज देने का प्रयास करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 की कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नता की व्यूह रचना संबंधित है खोज एवं व्यूह रचना से, भूमिका निर्वाह से, या अभिक्रमित अनुदेश से, या अनुवर्ग से। तो किससे आधारित है? आप सभी को पता है ये आधारित है किससे? ये जो आधारित है ये क्वेश्चन नंबर अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित है, व्यक्तिगत व्यू की रचना। अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज का लास्ट स्लाइड आपके बीच में लेकर आई हुआ हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है व्यवहार रूपांतरण मॉडल के जन्मदाता निम्न में से के कौन हैं? क्या ट्रेवर्स हैं, या मार्स विल हैं, या एम.एस. माथुर हैं, या स्कैनर हैं? तो व्यवहार रूपांतरण मॉडल के जन्मदाता अगर किसी को माना जाएगा तो वो माना जाता है स्कैनर को। किसको माना जाता है? स्कैनर को माना जाता है। अगले प्रश्नों की बात करते हैं और प्रश्न की श्रृंखला कैसी है कमेंट करके माध्यम से ज़रूर बताइए, क्योंकि आप ही के प्रोत्साहन के द्वारा से हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कितने चरणों में बांटा जाता है? क्या 4 चरणों में, क्या 5 चरणों में, क्या 6 चरणों में, क्या 7 चरणों में? तो अब्राहम मैस्लो की अभिप्रेरणा के चरणों की बात करते हैं तो उसने कितने चरणों में बांटा जाता है? 5 चरणों में बांटा जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है गति कौशलों में अधिगम निर्माताओं को क्या कहते हैं? गति कौशलों में अधिगम निर्माताओं को क्या कहते हैं? क्या डिस्लेक्सिया या लिखने की बात आती है? डिस्कैल्कुलिया गणित के लिए है, या इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। डिस्ग्राफिया जो होती है वो किसके लिए आती है? प्रेक्सिया वो गतिक शिक्षण के गतिक कौशल में अधिगम निर्माताओं के लिए आती है। आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।